नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 12/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूँ, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूँ। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप हमारे चैनल पर बने रहें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोग को ये भी पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण साबित होता है। इसलिए किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाएं, ताकि आपको और बेहतर ढंग से सब कुछ समझ में आ जाए और उस अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो दोस्तों, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। बाकी दोस्तों, जितने भी सेट मैं करवा दिया हूँ इस चैनल पे उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, इसलिए सभी वीडियो को जाकर देखें। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एनबीएसए बोलते हैं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चूंकि यह 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस समय अर्जन कुमार सिकरी जी को बनाया गया था एनबीएसए का अध्यक्ष। अभी वर्तमान में याद रखिएगा कि अर्जन कुमार सिकरी वर्तमान में एनबीएसए के अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। तो 2019 से अभी तक ये बने हुए हैं, इसको याद रखिएगा। इसी से मिलता जुलता याद रखिएगा कि जुलाई 2024 में रजत शर्मा को न्यूज चैनल का जो सबसे बड़ा संस्था है उसका नाम क्या है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसको कि NBDA, इसका अध्यक्ष बनाया गया है रजत शर्मा जी को। अच्छा, NBDA क्या है दोस्तों? तो NBDA निजी टेलीविजन समाचार और समसामयिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर्स जो जितने भी होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है ये। अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। भारत के उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को दोस्तों अस्तित्व में आया, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। तो दोनों को याद रखिएगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी, जो 51 क्रम के हैं, यानी कि 51 क्रम के। ऐसे क्रम बराबर पूछता है कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 51 क्रम के कौन है। तो वर्तमान में 51 क्रम के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम संजीव खन्ना जी हैं। आप लोग ये को पता है कि हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए कहता हूं। तो आज का आंसर कमेंट कीजिएगा कि अभी वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। अभी कुछ समय पहले 31 थे दोस्तों, अभी वर्तमान में कितने हैं ये कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसे अवमूल्यन कहते हैं दोस्तों। अवमूल्यन क्या चीज होता है? तो किसी भी देश के मुद्रा को जानबूझकर सरकार के द्वारा देश के अंदर मुद्रा का मूल्य या फिर वस्तु की तुलना में कम कर दिया जाता है, जिसे अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन करने से फायदा क्या है? तो व्यापार बढ़ता है और आयात कम होता है। इसको समझिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप एक किराना का दुकान में आलू बेच रहे हैं, तो सभी लोग 10 रुपये केजी आलू बेच रहा है, और आप इसको अवमूल्यन करके पैसे को 8 रुपये केजी बेचना स्टार्ट कर दिए, यानी आपने उस मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया। 8 रुपये किलो बेच रहे हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक ग्राहक ज़्यादा आएंगे, तो आपका व्यापार क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। तो अवमूल्यन का उद्देश्य क्या हुआ? व्यापार को बढ़ाना और आयात को कम करना। भारत में अवमूल्यन सबसे पहला बार हुआ था दोस्तों 1949 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा बार अवमूल्यन 1966 में हुआ था, और तीसरा बार अवमूल्यन 1991 में हुआ था, जान लीजिए। अभी एक और अवमूल्यन के जैसा ही, लेकिन अवमूल्यन उसको नहीं बोल सकते हैं, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था दोस्तों, जिसमें 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। इसके जगह पे फिर दूसरा नया नोट प्रकाशित हुए, जैसे कि 2000 वाले नोट, 500 वाले नोट, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत के योग को क्या कहा जाता है? तो उसको कुल लागत कहते हैं। जितने भी प्रकार के लागत हैं सबको जोड़ के कुल लागत, यानी कि कुल लागत किसे कहेंगे? कुल लागत जो है दोस्तों, किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय
कोई भी वस्तु के उत्पादन में जितना भी व्यय हुआ है वो टोटल को अगर योग कर देंगे तो कुल लागत निकल जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक कलम का निर्माण में फैक्ट्री में कुछ पैसा लगा, प्लास्टिक में कुछ पैसा लगा, उसको रिफिल बनाने में कुछ पैसा लगा, लेबर के खर्च पे कुछ कुल पैसा लगा, सभी खर्च को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? कुल लागत बोलते हैं। और कुल लागत मान लिया जाए पेन का 5 रुपया हुआ तो फायदा उदा लेके उसको 10 रुपया या 8 रुपया जितना में बेचना होता है कंपनी बेचती है। तो इसको याद रखिएगा। कुल राजस्व, जितना प्रकार का राजस्व उसमें लगा है पैसा वो पूरा राजस्व हो गया। कुल व्यय, जितना प्रकार का व्यय हुआ कोई वस्तु पे खर्चा, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है दोस्तों। कजरी जो है उत्तर प्रदेश का जो है पूरा फेमस वहाँ लोकगीत है। लोकगीत और लोक नृत्य लगभग एक जैसे होते हैं बहुत जगह। जैसे छत्तीसगढ़ में पंडवानी एक नृत्य भी होता है और पंडवानी लोकगीत का भी एक प्रकार है। मध्य प्रदेश में बघेली, संजा, ये सब प्रसिद्ध लोकगीत है। हरियाणा में दोस्तों बारामासा प्रसिद्ध लोकगीत है जो कि 12 महीना चलता है दोस्तों। बहुत जगह ऐसे ऐसे होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में विदेशिया आप लोग पढ़े होंगे। बिहार में विदेशिया दोस्तों क्या है? एक प्रकार का नृत्य है विदेशिया, और विदेशिया एक प्रकार का गायन शैली भी है, लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इनमें से किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? कोई माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित जो करने की क्षमता है उसको किस रूप में जानते हैं? तो उसको प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। कोई भी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित जो करने की क्षमता होती है वह प्रकाशीय घनत्व के रूप में जानी जाती है। अच्छा, इसी संदर्भ में एक अपवर्तनांक पूछा जाता है। तो कोई माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा को बदल देता है उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक का सूत्र भी आप लोग पढ़े होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल को माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देते हैं तो अपवर्तनांक निकलता है। अच्छा, दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशीय सघन और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह प्रकाशीय विरल माध्यम का होता है। इसको भी याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में भिन्नता के आधार पर होता है। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम भी एक होता है, उसको स्नेल का नियम जानते हैं हम लोग। स्नेल का नियम में पढ़े हैं। स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक म्यू बराबर आप लोग पढ़े होंगे साइन आई बटा साइन आर, ऐसे करके पढ़े होंगे। अच्छा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा, दृष्टि संबंधी भ्रम क्या है दोस्तों? तो कभी कभी देखते हैं मृग मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, वह एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। दूर में लगता है सड़क पे पानी है लेकिन वहाँ वास्तव में पानी नहीं होता है दोस्तों। अच्छा, प्रकाश से रिलेटेड एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा? तो रोमर। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया और सभी महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को डैश नाम से एक योजना के अंतर्गत ला दिया। 2014 में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक बहुत बड़ा कदम उठा। जितना भी महिला से रिलेटेड योजना था सबको एक योजना के अंतर्गत रख दिया गया। जैसे मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए हम बोल देंगे कि बच्चा का पालन पोषण के लिए बच्चा योजना है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, इसको सत्यता से कुछ लेना देना नहीं। एक बच्चा योजना में बच्चा को खाना दिया जाता है। एक दे दिए बच्चा उदय योजना, मान लिया जाए बच्चा उदय योजना में बच्चा को कपड़ा दिया जाता है। एक दे दिए बच्चा विकास योजना, बच्चा विकास योजना, इसमें बच्चा के लिए मान लिया जाए पढ़ने लिखने का सामान दिया जाता है। तो तीनों योजना तीन चीज के लिए है दोस्तों, जो तीनों बोले, एक में खाना, एक में कपड़ा, एक में किताब। लेकिन एक हो गया शिशु योजना, मान लिया जाए शिशु योजना, इन तीनों को इसी में ला दिए दोस्तों। शिशु योजना में मतलब शिशु योजना में जो आ गया उसको कपड़ा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पढ़ने के लिए किताब भी मिलेगा। तो उसी तरह से 2014 में जितने भी महिला से रिलेटेड योजनाएं थी सबको किरण योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया, मिला दिया गया। किरण का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिंग। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, महिला से रिलेटेड याद रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी भारत सरकार ने लाया 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से दोस्तों? तो पानीपत के हरियाणा से
इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूकी के लिए चुने गए थे गगनदीप कंग। उस समय करंट अफेयर में चर्चित थे ये। इसी तरह से एक और नाम याद रखिएगा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुने जाने वाला पहला भारतीय अर्धशीर कुरसेटजी वाडिया थे। इनका नाम याद रखिएगा, कुरसेटजी वाडिया। जैसे अभी ये क्वेश्चन पढ़े आप, फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूके के लिए चुने गए थे गगनदीप कंग, उसी तरह से रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुने जाने वाला पहला भारतीय ये थे। पहला भारतीय कुरसेटजी वाडिया थे, जबकि 2019 में गगनदीप कंग को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? पौधा यानी कि बोला गया है कि पौधों का वृद्धि किसके थ्रू मापा जाता है? तो केस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापते हैं। बहुत सारा यंत्र का एग्जाम में पूछता है दोस्तों। केस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो J.C. बोस, मतलब जगदीश चंद्र बोस। कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले रेडियो का आविष्कार पर काम कर रहे थे पूरा, और इन्हीं का चोरी करके मार्कोनी ने बेतार का तार का आविष्कार किया, यानी कि रेडियो का आविष्कार कर दिया। फिर बाद में ये जगदीश चंद्र बसु पेड़ पौधों में जीवन होता है इसको सिद्ध करके दिखाए, और पौधा के वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण केस्कोग्राफ का भी आविष्कार किए। उसी तरह से बोलोमीटर की अगर बात करें तो बोलोमीटर का उपयोग उष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। एक होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, जो कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ, जिसमें कि भूकंप मापी यंत्र एक प्रकार का है, रिएक्टर स्केल पर पैमाना पर मापा जाता है उसमें। तो ये सब पूछता है एग्जाम में दोस्तों। क्रोनोमीटर का उपयोग पानी के जहाज में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। और कार्डियोग्राफ, तो इकोकार्डियोग्राफ से दिल की प्रत्येक गतिविधि के बारे में पता चलता है कि किस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर से बहुत उच्च तापमान मापा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछता है दोस्तों। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी? इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में रूस के मदद से की गई थी। चारों का रट लीजिएगा, याद रखिएगा। दुर्गापुर का ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना किया गया, दुर्गापुर का। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है कहाँ? तो ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया दोस्तों, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1959 में इसका भी उद्घाटन किया गया, ये याद रखिएगा, और जर्मनी के सहयोग से। बोकारो ये भी दोस्तों रूस के सहयोग से किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? लीग ऑफ नेशंस पहले हुआ करती थी, उसके स्थान पे इसका स्थापना किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किया गया लीग ऑफ नेशंस के स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब किया गया दोस्तों? तो 24 अक्टूबर, जो कि लगभग हर सेट में मैं बता दिया हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। और यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा इसका नाम रखा गया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है। बहुत सारा मुख्यालय भी पूछता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। उसी तरह से याद रखेंगे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों को जुड़वा संगठन भी कहा जाता है, और दोनों का स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। अच्छा, इसी तरह से याद रखेंगे कि कुछ मुख्यालय आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओपेक का मुख्यालय, जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसका ओपेक का मुख्यालय वियना में है। OPEC, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। उसी तरह से एक नाटो का पूछता है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसी तरह से एक UNEP पूछता है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। ये सब पूछता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु होता है दोस्तों। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध, दही या फिर थकान में मनुष्य के मांसपेशी में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड C3H6O3 होता है। इसी में देखिए 3 कार्बन वाला अणु, यहाँ 3 कार्बन वाला अणु है। तो लैक्टिक एसिड क्या है? तो 3 कार्बन वाला अणु है। उसी तरह से साइट्रिक अम्ल के
याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में पाया जाता है। ये 6 कार्बन वाला है दोस्तों, C6H5O7, 6 कार्बन वाला अणु होता है साइट्रिक अम्ल। उसी तरह से ब्यूट्रिक अम्ल कहाँ होता है? खट्टा मक्खन में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? तो जठर रस में होता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ होता है? तो चींटी के डंक में होता है। तो ये सब याद रखिएगा। अम्ल जो होता है दोस्तों स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जो है जल में हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और पीएच मान को जो है मापने के लिए एक यंत्र का विकास सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पीएच स्केल जिसको बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत सारे उपाधि बहुत सारे लोगों को मिला है, उसके बारे में एग्जाम में पूछता है। उपाधि से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे गांधी जी को बापू नाम से गांधी जी को जाना जाता है। चच्चा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को कहा जाता है। कायदे आजम से मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आज़ाद किन्हें कहा जाता है? चंद्रशेखर जी को कहा जाता है। उसी तरह से विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। लिटिल कारपोलर के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। माता बसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो बराबर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, श्रीधरन को, इंजीनियर श्रीधरन को कहा जाता है। और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, रितु करिधाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, इसलिए सब याद हो जाए तो अच्छी बात है। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोज किए? इनमें से कौन डॉक्टर थे जो 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में काम किए थे? फ्रांसिस बुकानन, याद रखेंगे इनको। फ्रांसिस बुकानन जो है अपने प्रवास के दौरान कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना भी किए थे, और उसी को अभी वर्तमान में कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि अलीपुर चिड़ियाघर कहाँ है? तो कलकत्ता में है। फ्रांसिस बुकानन थे, एक सर्वेक्षक थे, इसीलिए इन्होंने सर्वेक्षण भी किया। देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना जो है इतिहास के एक व्यक्ति हैं एनाल्स, इनसे तुलना किया जाता है। और फ्रांसिस बुकानन के विवरण में संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है, याद रखेंगे। विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक इनके सहयोग से सती प्रथा भारत में बंद करने में सहयोग मिला राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। और सर विलियम जोन्स, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और बारेन हेस्टिंगस याद रखेंगे कि 1774 में गवर्नर बना और 1788 में इस पर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग भी चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट का पूर्ण रूप क्या है? 1948 में याद रखेंगे कि GATT गैट की स्थापना किया गया कि पूरे विश्व के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए इस संस्था को बनाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और इसी के स्थान पे दोस्तों गैट का नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कर दिया गया। WTO का फुल फॉर्म है। बहुत सारे फुल फॉर्म पूछते हैं इसी तरह से, जैसे ADB अभी हम ऊपर बताए थे। ADB का फुल फॉर्म है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। उसी तरह से नाटो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना दोस्तों अभी बताए थे ब्रुसेल्स में, इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। 1949 में इसका स्थापना हुआ था नाटो का। उसी तरह से ओपेक भी बताए थे हम। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है दोस्तों इसका। और ओपेक का मुख्यालय थोड़ा देर पहले बताए थे वियना में। वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है इसको। एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध बुक एक बराबर एग्जाम में पूछता है, दास कैपिटल, याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का याद रखिएगा, द वर्ल्ड एज आई सी इट। दांते के द्वारा एक प्रसिद्ध बुक है जो एग्जाम में पूछता है, डिवाइन कॉमेडी, किसके लेखक कौन है? दांते। प्रिंसिपिया वाला बराबर सेट में बताया हूं। प्रिंसिपिया में गति के नियम कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानोरा का किला कहाँ स्थित है? तो मानोरा का किला तमिलनाडु में है दोस्तों, और तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है। और मानोरा का जो किला है उसका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। शैली होता है जैसे दोस्तों जानते हैं आप लोग कि द्रविड़ शैली या फिर होता है एक बेसर शैली होता है, तो उसी तरह से द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कुछ किला का आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे मेहरगढ़ का किला राजस्थान में है, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है, सोनार का किला राजस्थान में है, कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? तो मद्रास में है। और रोहतासगढ़ का किला बिहार में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बहुत बारे में पूछा जाता है कौन कौन कहाँ क्या है। बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है, और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। इसका सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी काम दे एग्जाम में। Al2O3 इंटू 2 गो जल का अणु होता है इसके साथ जुड़ा, Al2O3 इंटू 2H2O। ये एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। एल्युमिनियम का और भी अयस्क एक है कोरंडम, इसको भी याद रखिएगा, कोरंडम। इसका सूत्र होता है Al2O3, बस इतना ही। अगर जल का 2 गो अणु जुड़ जाएगा तो वह बॉक्साइट का हो जाएगा, और नहीं जुड़ेगा तो कोरंडम का रहेगा। उसी तरह से बहुत सारे चीज़ के बारे में पूछता है कि सबसे बड़ा उत्पादक, जैसे कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड, चूना पत्थर का आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश किसका है? हीरा का है सबसे बड़ा उत्पादक। सोना का कर्नाटक, और प्राकृतिक गैस का असम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे अंकुरन कहा जाता है। कोई भी पौधा के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थिति में अंकुरित हो जाता है, जिसे थोड़ा पानी लगा चना को तो अंकुरित हो जाता है, या धूप, हल्का सा धूप, पानी, गर्मी ये सब लगा तो अंकुरित हो जाता है, तो इस परिस्थिति को अंकुरन कहते हैं। और कोई भी पौधा में जो है फूल होता है, फूल से फल भी बनते हैं, तो याद रखेंगे कि फूल सबसे बड़ा, कोई भी आपसे अगर पूछ दे कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है, और सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? बुल्फिया, यानी बड़ा रेफ्लेसिया और छोटा बुल्फिया, ये एग्जाम में पूछता है। और ये सब परागन की क्रिया से बनते हैं फल वगैरह। पराधानी से परागन वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। और परागन होते हैं, स्वपरागन होते हैं जो खुद ही परागन कर लेते हैं। एक होता है पर परागन जो दूसरे के माध्यम से माने ये निषेचन की क्रिया करते हैं। जब परागन की क्रिया एक ही पौधा के अलग अलग फूल या एक ही जाति के अलग अलग फूल के पौधों में होता है, तब उसे पर परागन कहते हैं। अच्छा, फल से रिलेटेड और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है इसमें कि फल को पकाने के लिए एक एथिलीन गैस होता है। प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, जबकि कृत्रिम रूप से एसीटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको आज ही रट लें। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस, जबकि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पौधे लोग फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक रूप से। 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABEU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2019 में जो जलवायु संबंधी कार्यवाही और तैयारी पर ABEU मीडिया शिखर सम्मेलन हुआ था वह नेपाल में हुआ था। अभी करेंट में याद रखेंगे कि जलवायु कार्यवाही और आपदा निवारण पर अभी 2024 में 8वां ABEU मीडिया शिखर सम्मेलन हुआ था, वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, याद रखिएगा। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार बाली क्या था? सुग्रीव और बाली आपस में भाई थे, जो बाली को राम छुप के मारे थे। अच्छा, पर्यावरण से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, तब इसे निम्न में से किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो सार्वजनिक प्रावधान। कोई भी बजट के माध्यम से कोई योजना निकलती है, इसको शॉर्ट में समझिए इस क्वेश्चन को, कि कोई जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि कोई योजना निकलती है तो 1 रुपया बिना लिए भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। जैसे मान लिया जाए अभी किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अंतर्गत पैसा दिया जाता है किसानों को, तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ता है किसानों को। तो ऐसे इस चीज़ को किस रूप में जानते हैं? तो इस ऐसे चीज़ों को, मुफ्त में अनाज, पैसा, राशन कुछ भी दिया जाता है, उसको सार्वजनिक प्रावधान बोलते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया
विनिवेश या डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है, याद रखिएगा। ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जो PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी होते हैं उसको। और उत्पादन के आधारभूत घटक बहुत सारे होते हैं, जैसे प्राकृतिक साधन में जल, भूमि, खनिज क्षेत्र आते हैं, जबकि और ऐसे भी मानव श्रम और पूंजी ये सब आते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इस सेट में थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 3 4 5 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा है कि यहाँ हम जितना भी वर्ड बोलेंगे, जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो समझ पाना मुश्किल होगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किए। वो बोले हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, 2 देश बंटना नहीं चाहिए, भारत इतना बड़ा है उतना बड़ा ही होना चाहिए। पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि पाकिस्तान भारतीय मुस्लिम के पृथक देश के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछेगा तो चौधरी रहमत अली याद रखेंगे, ये पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। लेकिन मुसलमान के लिए सबसे पहले अलग राष्ट्र के विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल 2 नाम हुआ। और पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। जिन्ना 3 नाम को पक्का याद रखिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द कौन गढ़े? चौधरी रहमत अली। उसके बाद अलग राष्ट्र का विचार सब कौन दिए? सबसे पहले मोहम्मद इकबाल। लेकिन अलग राष्ट्र के लिए जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व कौन किए? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान देश की निर्माण की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है 23 मार्च याद रखेंगे 23 मार्च 1940 में पारित किया गया था। पाकिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पाक मतलब होता है पवित्र और स्थान मतलब स्थान, तो पवित्र स्थान को पाकिस्तान बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा पवित्र है उसको पाकिस्तान बोलते हैं। सोच लीजिए, नाम के अनुरूप काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नवीनतम नाभिकीय शक्ति संयंत्र कौन सा है? तो भारत का नाभिकीय संयंत्र बहुत सारा हुआ, उसमें सबसे नवीनतम कुडनकुलम है। सबसे पुराना कौन है? तो तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थित है और इसका स्थापना 1969 में हुआ था, तारापुर वाला। और भी बहुत सारा है। कुडनकुलम जो है सबसे नवीनतम है और इसका परिचालन 2016 से हो रहा है। कुडनकुलम का पुरान का तारापुर का 1969 से। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, जबकि कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसी तरह से नरौरा याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर उत्तर प्रदेश में है। और भी बहुत सारा पूछिए, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, रावत भाटा राजस्थान में है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलपक्कम भी दोस्तों तमिलनाडु में है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने वो बहुत भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित थे। बहुत बार पूछता है कि कौन पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था? तो पहला पीढ़ी का। उसी तरह से दूसरा पीढ़ी का याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर पर आधारित था, ट्रांजिस्टर पर आधारित। तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर किस पे आधारित था? IC पर था, इंटीग्रेटेड चिप पर आधारित था। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो माइक्रो प्रोसेसर। सब इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का में मत लीजिएगा। प्रोसेसर सबको रट लीजिए इसको, माइक्रो प्रोसेसर। जबकि पांचवा पीढ़ी का SLSI नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास, ये सब पर आधारित है पांचवा पीढ़ी वाला। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड याद रखेंगे कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई और आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में आई, जबकि कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन नामक वैज्ञानिक का है। वान न्यूमैन नामक वैज्ञानिक का है। अच्छा, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, अभी हाल ही के रैंकिंग निकला है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में, एल कैप्टन नाम है उसका। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? उसका नाम है एरावत। इसको याद रखिएगा, एरावत, जिसको कि CDEC कंपनी जो कि पुणे में है, इसके द्वारा निर्माण किया गया है एरावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो मोटे कपड़े, बैग ये सब बनाया जाता है दोस्तों जूट का, जैसे कहता है जूट का थैला है। हालांकि कपास और सन से भी बनाया जाता है, पता नहीं क्वेश्चन गलत दे दिया है क्या। इसमें होना चाहिए था इनमें से किस रेशेदार फसल के द्वारा मोटा कपड़ा, बैग, थैला और सजावटी सामान नहीं बनाया जा सकता है? तो हुप वाइन से।
ये तीनों से बनता है दोस्तों। जूट का तो थैला आप लोगों ने पढ़ा ही है इसमें। ये तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन देख के एग्जाम में आएगा तुम्हारी। कपास से भी मोटा थैला, ये सब रस्सी वगैरह बनता है, सन से भी बनता है। तो पता नहीं कैसे दे दिया दोस्तों। जूट को याद रखिएगा, छोड़िए ऐसा क्वेश्चन एक दो आता ही है एग्जाम में, लेकिन ये तीनों से बनता है, ये कन्फर्म याद रखिएगा। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, याद रखेंगे। जूट को गोल्डन फाइबर, जैसे सफेद स्वर्ण प्लैटिनम को कहा जाता है, तो उसी तरह से गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा। जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, WB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 जो है दोस्तों, राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद याद रखेंगे 153 पे आते हैं। 153 के द्वारा कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इसी तरह से 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। और 155 में दोस्तों राज्यपाल के नियुक्ति से रिलेटेड अहर्ता वगैरह ये सब है। अच्छा, 155 में 156 में है दोस्तों कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे वो अपना पद पे बने रहेंगे राज्यपाल। सामान्यतः मोटा मोटी राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, 143 क्या है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है इस अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन में से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी बताएं दोस्तों, कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, अभी तुरंत बताएं। यह जो है मानव अधिकार के लिए लड़ता है, काम करता है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और इसका स्थापना याद रखेंगे 1961 में हुआ था। उसी तरह से बच्चा के कुपोषण या खान पान या बच्चा के देखभाल से रिलेटेड यूनिसेफ एक संस्था है, वो कार्य करता है दोस्तों। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इसी तरह से याद रखेंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड एक संस्था का भी चर्चा की है, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय भी बताए थे दोस्तों, केन्या के नौरेबी में है। यह लुप्त प्राय प्रजातियों का जो है रेड डाटा सूची तैयार किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजातियों को किससे अंतर्गत रखते हैं। तो रेड डाटा सूची, ब्लैक डाटा सूची, ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो रेड डाटा सूची में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? इससे हमको एक याद आ गया। तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आंदोलन का शांतिपूर्ण होना इसे नकारात्मक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था? कह रहा इनमें से कौन सा आंदोलन है वो शांतिपूर्ण रूप से हुआ तो नकारात्मक सिद्ध करता था कि ये आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए, किंतु इसकी प्रभावशीलता इसे सकारात्मक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी। शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग आंदोलन था तो ऐसा लगता था कि यह नकारात्मक है, निगेटिव में जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना कस के गहरा पड़ा कि इसको सकारात्मक बना दिया। यह कौन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे। और भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यानी कि कुछ करो या फिर मरो, ऐसा नारा किससे दिया गया है, किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें उसके द्वारा बहुत सारा बहिष्कार किया गया, कपड़ा का जलाया गया, चौरी चौरा घटना, ये सब आदि शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रभावशाली काम भी दिखाए, इसलिए यह सकारात्मक हो गया। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन के विरोध में स्टार्ट किया गया दोस्तों। खिलाफत आंदोलन 1919 में मुस्लिम के पक्षधर आंदोलन था ये, इसके लिए 1919 में भारत में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा सेट में करा दिया हूँ दोस्तों खिलाफत आंदोलन का, जो तुर्की में
खलीफा पद से जुड़ा हुआ कहानी था, बोले थे। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तो बराबर पूछता है, SSC-MTS का तो फेवरेट क्वेश्चन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को याद रखेंगे कि 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। उसी तरह से बहुत सारे भारतीय हैं जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिला। सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए 1981 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। किरण देसाई जी को याद रखिएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में मिला। दोस्तों मेरा सेट देखते होंगे तो लिखने का भी प्रयास करें, क्योंकि लिखता हूँ कम तो याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं तो वीडियो 2-3 बार सुनिएगा तब भी याद हो जाएगा। एक अरविंद अडिगा जी हैं, उनको व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। 2008 में कभी कभी तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के किरण देसाई, और द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। तो इस तरह से बुक का भी पूछता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो सौभाग्य योजना विद्युत मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। और भी 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी जो है प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2014 में। अभी वर्तमान में बिजली से रिलेटेड आप लोग पढ़े होंगे PM सूर्य घर योजना। इसको 15 फरवरी PM सूर्य घर योजना को 15 फरवरी 2024 में घरों में बिजली के लिए अपनी छतों पर सोलर जो पैनल लगाने में सब्सिडी देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। इसको याद रखिएगा। लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस है भारत में इस्तमरारी या फिर इसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला जो है प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र जो है यानी कि मरा है जो कब्र है गाजीपुर उत्तर प्रदेश UP में है। इसको याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंगस के बारे में आगे के क्वेश्चन में चर्चा कर दी है दोस्तों, वारेन हेस्टिंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर जो प्रत्यय .com होता है, क्या अभिप्राय है? प्रत्यय किसे कहते हैं? कोई वर्ड के आगे में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और पीछे में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लिया जाए स्वागतम है तो उसके आगे सु लग गया तो ये सु स्वागतम बन जाता है वर्ड। तो ये सु क्या है? उपसर्ग है। और प्रत्यय पीछे में लगता है दोस्तों, तो पीछे में लग के उसका चेंज करता है। तो कहता है कि कोई भी वेब एड्रेस में प्रत्यय .com का क्या अभिप्राय है? एग्जाम्पल के लिए इसको कुछ यूं समझिए, जैसे www.abc कुछ भी .com रहता है। तो ये कॉम मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कॉम मतलब कॉमर्शियल क्षेत्र के लिए कॉम लगाया जाता है। उसी तरह से बहुत बार पढ़े होंगे www.edu अगर लगा रहेगा तो एजुकेशनल होगा। कभी कभी ऐसे देखते होंगे www.gov.org, तो ORG अगर रहेगा तो समझ लीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है। उसी तरह से कुछ और दे दिया कि www.itna.mil मिल अगर रहा तो समझ लीजिए .mil रहा तो मिलिट्री का वो वेबसाइट है, भारतीय सेना का। उसी तरह से किसी चीज़ में .co.in कुछ ऐसा रहता है, www.abc.co.in ऐसे रहता है दोस्तों। तो को लगे, जैसे IRCTC का वेबसाइट में देखिएगा CO को लगा हुआ है, तो को मतलब दोस्तों कंपनी को इंडिकेट करता है। यानी कि आप समझ गए। .go भी रहेगा तो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, .edu रहा तो एजुकेशनल वेबसाइट है, .org अगर रहा किसी में लगा हुआ तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का है वेबसाइट। अच्छा, .com रहा .com रहा तो समझिए कॉमर्शियल वेबसाइट वो है, और .co रहा तो ये समझ लीजिए कोई कंपनी का है वेबसाइट। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो नारा भी बराबर पूछता है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगर इसी में आ जाए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ दें तो वह हो जाएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का नारा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दें कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान अगर जोड़ दें तो नरेंद्र मोदी ये नारा दिए। बहुत सारा नारा का पूछता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। अब मूल रूप से हसरत मोहानी जी का यह है इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन भगत सिंह इसको हाईलाइट किए थे।
करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नारा है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। तो ये सब नारा पूछता है दोस्तों। मानव में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन बंधुता उच्च होती है? तो मानव में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन जो है बंधुता दोस्तों उच्च होती है। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक होता है जिसके कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन अणु जो है 4 ऑक्सीजन अणु को प्रवाहित करता है। इसी में कभी कभी देखते हैं कि कोई लोग सिगरेट पीता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंतर्गत जाता है उसके अंदर और ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में बहुत अच्छा से मिल जाता है दोस्तों। तो जब ऑक्सीजन में बहुत अच्छा से कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट का धुआं वगैरह मिल जाएगा तो ऑक्सीजन का घुसने का जगह नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन का जब घुसने का जगह नहीं मिलेगा तब फिर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा और कैंसर का कारक होता है। तो याद रखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है और ऑक्सीजन के क्षमता को घटा देता है, ढोने की क्षमता को। इसी तरह से याद श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको कि WBC बोलते हैं दोस्तों, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जबकि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह मई 1960 में। सीमा सड़क संगठन क्या करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा पे जितने भी भारतीय सीमा है वो सीमा के पर सड़क बनाने का काम इसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ सेना ही सड़क बना सकती है। आम आदमी जाएगा, मान ले कब क्या होगा उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, कब दुश्मन अचानक हमला कर दे, इसलिए सेना लोग ही आपस में सड़क बनाते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन सड़क बनाता है, सेना से जुड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन। वो हमेशा सब चीज़ से प्रशिक्षित रहता है। कभी भी कोई हमला भी करेगा तो वो लड़ भी लेगा रोड बनाने के लिए छोड़ के। और इसका स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था, BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, इंडियन रोड कांग्रेस जिसको IRC बोलते हैं, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। इंडियन रोड कांग्रेस का गठन मॉडर्न जयकर कमेटी की अनुशंसा पर किया गया था और मॉडर्न जयकर कमेटी का गठन 1927 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। बहुत सारा रोड प्लान भारत में आया था, जैसे नागपुर रोड प्लान, यह 1943 से 1963 तक चला। बम्बई रोड प्लान 1961 से 1981 तक चला। उसी तरह से एक लखनऊ रोड प्लान भी आया था, वो 1981 से 2001 तक चला। तो ये सब याद रखिएगा, पूछेगा तो नहीं लेकिन फिर भी आ जाता है वैसा रिलेटेड। तो जितना नॉलेज गेन कीजिए दोस्तों, एग्जाम में छांटने में मदद उतना मिलेगा। इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जिसको HSFC का शॉर्ट में बोलते हैं, उसका उद्घाटन कब किया गया? तो जनवरी 2019 में किया गया उद्घाटन। इससे क्या होगा दोस्तों? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर माने मानव को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान इसके द्वारा किया जाएगा। इसका शुरुआती चरण ये किया गया है। अच्छा, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो के मुख्यालय परिसर बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था दोस्तों, इसरो के द्वारा। अभी इसरो के द्वारा एक फेमस जो है अभियान चालू किया गया है, गगनयान। इसके तहत जो है भारत के 4 स्पेस यात्री को नॉमिनेट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, मतलब घोषणा किया गया था इसका, वो चारों जाएंगे। इसके तहत गगनयान मिशन के तहत क्या होगा? मानव को अंतरिक्ष में भेजना है, स्पेस में भेजना है दोस्तों। इसमें याद रखिएगा, अगर याद रहेगा तो हो सकता है पूछ ले छांटने के लिए। पहला है P बालाकृष्णन नायर, दूसरा अंगद प्रताप है, तीसरा अजीत कृष्णन है और चौथा शुभांशु शुक्ला है। चारों का याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में कि इनमें से कौन नहीं जाएंगे। इनमें से किसने 23 वर्ष तक भारत में निवास किया, 1802 से 25 तक, और आम जनों के लिए दैनिक जीवन की छवियों यानी कि फोटो उटो ये सब परिदृश्यों एवं दृश्यों की पेंटिंग बनाई? तो दोस्तों यह जॉर्ज चिनारी जी थे। यह अंग्रेजी चित्रकार थे और अपना अधिकांश जीवन एशिया, खास करके विशेष करके भारत और दक्षिणी चीन और भारत ये दोनों में बिताए थे ये। और 23 साल में आम जन के दैनिक जीवन में, जैसे कोई मान लिया बोझा ढो रहा है तो उसका फोटो बना दिए, कभी कोई लेडीज पानी भर रही है कुआं से तो उसका फोटो बना दिए। ऐसे 23 साल ये बिताए भारत में। अब मुख्य रूप से एशिया में कहाँ, भारत और चीन में, दक्षिणी चीन में।
www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जबकि इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है HTML, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और FTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जबकि SMTP इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उसी तरह से TCP/IP, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जबकि IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP एड्रेस के थ्रू ही कोई काम किया जाता है या फिर हैकर वगैरह पकड़ाता है। और IP एड्रेस के द्वारा तो पकड़ा जाता है, इसलिए हैकर्स लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं। VPN जो कि प्राइवेट अपना नेटवर्क होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अभी देखिए बहुत सारा बुक का बारे में पूछा गया था थोड़ा देर पहले, अभी फिर आ गया। अनटचेबल के लेखक मुल्क राज आनंद जी हैं। बहुत सारा और उनका बुक है, जैसे कुली, बहुत बार पूछा है कि कुली किसने लिखा, कुली नामक फेमस बुक, तो यही इन्हीं के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, मुल्क राज आनंद के द्वारा। कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर और द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हर्ट, सब 7 समर्स यानी 7 गर्मी, ये सब इनके द्वारा मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया। फिर से बोलते हैं, कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर यानी कि एक प्रेमी का स्वीकार, ए डेथ ऑफ ए हीरो मतलब एक हीरो का मृत्यु, यही मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है ऐसा बुक। द बिग हर्ट मतलब बड़ा दिल, बड़ा यानी कि जिसको दिल वाला बोल सकते हैं, यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। 7 समर्स मतलब 7 गर्मी कैसे बिताएं, चाहे जो भी उससे रिलेटेड है, वो मुल्क राज आनंद के द्वारा। उसी तरह से R.K. नारायण का भी बुक पूछता है। R.K. नारायण का सबसे फेमस पूछता है एग्जाम में, मालगुडी डेज। द गाइड भी R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। माई डेज लिखा गया है। द डार्क रूम भी लिखा गया है इनके द्वारा, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करते हैं? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल है, लेकिन कपड़ा के बजाय ज़्यादा करके सूत बनाता है। इससे रिलेटेड, कपड़ा उपड़ा से रिलेटेड व्यवसाय के बारे में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किस लिए फेमस है दोस्तों? तक कपड़ा के व्यापार के लिए, कपड़ा निर्माण के लिए, तो इसीलिए दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। जबकि भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर को, और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। उसी तरह से बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है। एक पूछा जाता है एग्जाम में बराबर कि सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु को ध्रुव बोलते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का बाहरी किनारा रंगा होता है दोस्तों। दर्पण का बाहरी किनारा रंगा होता है। एक मुख्य अक्ष होता है जहाँ पे केंद्र बिंदु को P से डिनोट करते हैं, पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे मान ले दोस्तों F होता है, मुख्य फोकस होता है, और यहाँ केंद्र बिंदु में C होता है, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का दोस्तों भीतरी सतह रंगा होता है। इसमें भी वही होता है, मुख्य अक्ष एक होता है जिसका कि यहाँ मेन बिंदु P होता है, मुख्य ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं, और यहाँ F होता है मान लिया मुख्य फोकस, और यहाँ होता है C वक्रता केंद्र। इसी तरह से मुख्य अक्ष लंबा तक होता है, इधर भी मुख्य अक्ष लंबा तक होता है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, जैसे अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और कमेंट करके एक आंसर बताइएगा कि हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण? कमेंट करके बताइएगा। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।